हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवीशीष पांडे, एन एजुकेटर फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। जब हमारा कोई भी स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो उसके और उसके पेरेंट्स के बाद शायद एक टीचर ही होता है जो सबसे ज़्यादा खुश होता है। और आज मैं हूं अपने ऐसे ही एक स्टूडेंट के साथ जिनका नाम है वर्तिका मिश्रा, जिन्होंने हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2024 में 35th रैंक स्कोर की है। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उनकी पूरी जर्नी की, प्रिपरेशन की, और बहुत सारे ऐसे सवालों को एड्रेस करेंगे जो आज के जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। सो वेरी वार्म वेलकम वर्तिका। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नेलिंग इट थ्रू आउट। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है? जज बनने की पहली फीलिंग कैसी है? सर काफ़ी अच्छी है और अनबिलीवेबल भी है और खुश है, पेरेंट्स खुश हैं, आप खुश हैं, टीचर्स खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। कल मेरी जब बात हुई वर्तिका जी से इंटरव्यू के लिए तो इन्होंने बताया कि सर अभी तो मैं उस स्टेज में हूँ जहाँ पे मैं बार बार अपना रिजल्ट ही चेक कर रही हूँ। तो अभी तो रियलाइजेशन हिट कर रहा है, इट विल टेक सम टाइम टू हिट। ठीक है, मैंने आज सुबह भी अपना रिजल्ट चेक किया था। नाइस, ये होता है, ये अमूमन होता है। तो वर्तिका जी, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे। जब आपका रिजल्ट आया तो व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ योर पेरेंट्स? आप मेरे को पूरा ऐसा इमेजिनरी उसमें बताइए कि जब आपने घर पे रिजल्ट बताया तो कैसा लगा पेरेंट्स को और कैसा लगा आपको? सर जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे रिजल्ट मैंने पीडीएफ देखने से पहले मेरे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस आने लगे थे, बट मैं कंफ्यूज थी कि वो दिल्ली मेंस का रिजल्ट आने के Exactly. कॉन्ग्रेट्स है कि फाइनल रिजल्ट, क्योंकि यही दोनों मेरे अवेटिंग थे उस समय। तो जब मैंने देखा रिजल्ट फाइनली खोल के तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने फिर दोबारा चेक किया, फिर मैं एचपीएससी की साइट पे गई, मैंने अपना एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड किया देखने के लिए कि वही है, जबकि मैंने सब देख लिया था, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, सब कुछ था। लेकिन फिर भी मैंने जब देखा तो वो सिंक इन किया, मेरा आंखों में एकदम आंसू। मैं दौड़ के मम्मी के पास गई, पापा उस समय घर पे नहीं थे। मैंने कॉल किया पापा को, मैंने कहा पापा रिजल्ट आ गया, मैं जज बन गई हूँ। कि पापा ने बोला एक बार फिर से देख लो, एक बार देख लो, इंडियन पेरेंट्स, तुम ही हो, देख लो। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं ही हूँ, मैंने चेक कर लिया है। तो पापा एकदम खुश, बाहर से फिर आते समय एकदम मिठाई वगैरह लेके आए थे, मम्मी भी खुश, सब रो रहे थे। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो ताऊ जी, ताई जी, सब पूरा घर रो रहा था उस समय। फॉर अबाउट 10 minutes एवरीबडी वाज क्राइंग बिकॉज दे हैव सीन द जर्नी, जो इतने 3-4 साल की जर्नी थी। तो बस यही था। फिर उसके बाद एवरीबडी, तो लोग बोलते हैं कि हैप्पीनेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती, और शायद हैप्पीनेस को बहुत सारे जूरिस्ट और थिंकर डिफाइन करते हैं, बट जो इन्होंने अभी इंस्टेंस बताया शायद वो एक एग्जाम्पल हो सकता है हैप्पीनेस का, या एक डेफिनेशन हो सकता है। आपको लगा ऐसा कि बिल्कुल कुछ एकम्प्लिश हो गया लाइफ में? मतलब देखो, लाइफ में अपने पेरेंट्स को प्राउड करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो मतलब घर वाले दुख, मतलब रो रहे थे, खुशी के आंसू थे, आपके अंदर से क्या हो रहा था? सो मुझे बहुत एक साई ऑफ रिलीफ जो कहेंगे, बहुत, क्योंकि स्ट्रेस्ड थी मैं, क्योंकि इतने लंबे समय से तैयार कर रही थी और फेलियर्स ही थे। तो बिलीव नहीं हो रहा था। तो बट उसके बाद जब आया तो हिट होने में बहुत टाइम लगा मुझे। आज भी, मतलब आज तक मैं रियलाइज नहीं कर पाई हूँ, बट नथिंग हैज चेंज। वो आधे घंटे 1 घंटे का ही रोना था। उसके बाद तो आई थिंक जब जाऊंगी वहां पे तब और हिट करेगा, बट खुशी बहुत है। पापा ऑफिस ले गए थे, आप बता रही थी पिछले बिहाइंड द सीन्स में, बताइए उसके बारे में। आज मुझे पापा अपने ऑफिस लेके गए थे एंड ही वाज वॉकिंग सो प्राउडली, ऐसे एकदम, एंड जिसको भी मिल रहे थे सबको बता रहे थे ये मेरी बिटिया है, ये जज बन गई है। एकदम ही उनका अलग लेवल एक्साइटमेंट था। एंड एवरीबडी वाज सेइंग कि, मतलब पापा से, कि तुम्हारी वजह से ही हुई है, बिकॉज ऑफ ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट यू डिड एंड हर मदर डिड। तो वो पूरा बहुत ही, मतलब मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। और किसी भी बच्चे को लगेगी कि जब पेरेंट्स की तारीफ, पेरेंट्स को जाना जाए आपके नाम से, पेरेंट्स को थैंक यू बोला जाए या कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए आपकी वजह से, तो वो बेस्ट। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर देन दिस। वेरी गुड। तो चलिए अब हम अपने
पॉडकास्ट को थोड़ा सा ले चलते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक, ठीक है, प्रिपरेशन रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो इंटरव्यू था हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का, उसमें आपसे इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे गए? क्योंकि जनरली हम देखते हैं प्री और मीन्स के क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, बट इंटरव्यू की एक कोई गाइड नहीं होती कि कौन से सवाल पूछे गए। तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स को ये बताइए कि व्हाट वर द क्वेश्चंस, नॉट इन डिटेल बट जॉनर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। सो बेसिकली लॉ क्वेश्चंस ही पूछे थे इस बार, सबसे ही लॉ क्वेश्चंस पूछे थे, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं कि वाई हरियाणा, एंड सिंस आई एम फ्रॉम यूपी, सो इफ यू आर फ्रॉम यूपी तो वाई नॉट यूपी, वाई हरियाणा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। सिंपल क्वेश्चंस लॉ बेस्ड के थे, मतलब सिंपल तो नहीं थे बट लॉ बेस्ड लॉ ही थे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, इंडियन एविडेंस एक्ट से था, थोड़ा हिंदू लॉ से था, मुस्लिम लॉ से था, और सीपीसी से क्वेश्चंस थे, आईपीसी से क्वेश्चंस थे, ऐसे और सब एक दो इलस्ट्रेट कर questions दीजिए, एक जो हिंदू लॉ पे बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब क्या बेसिकली क्वेश्चन तो था? हिंदू लॉज पे मेरे से पूछा गया था कि एक फादर है, उनके 5 बच्चे हैं, करेक्ट, 3 सन्स हैं और 2 डॉटर्स हैं, जिसमें से एक सन, जिसमें से और उसकी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उन्होंने विल बनाई है। तो विल में उन्होंने बोला है कि 3 लड़कों को जॉइंट इंटरेस्ट मिलेगा, जो 3 लड़के होंगे उनको जॉइंट इंटरेस्ट मिलेगा, और उनके एक बेटे की डेथ हो जाती है पहले, और फिर बिफोर द फादर डाइज, बिफोर द फादर डाइज, ओके, और फिर फादर की डेथ होती है, ओके। तो नाउ सिंस द फादर हैज डाइड आफ्टर, सिंस द सन हैज डाइड बिफोर द फादर, सो व्हेन द विल वाज एग्जीक्यूटेड तो थर्ड चाइल्ड को नहीं मिलेगा, तो उसी का शेयर और वो सब पूछा था उन्होंने। एंड सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर था इन्हीं लाइंस पे, बस उन्होंने इंस्टेड ऑफ सेइंग जॉइंट इंटरेस्ट एज इन द फर्स्ट केस, उन्होंने बोल दिया था स्पेसिफिक डिवाइडेड शेयर्स का डिवाइड कर 33.33%, तो व्हाट लॉ ऑफ सक्सेशन विल अप्लाई। करेक्ट। एविडेंस एक्ट में क्या पूछा था सर? एविडेंस एक्ट में मुझसे पूछा था कि सपोज यू आर अ मजिस्ट्रेट, तो यू गेट एन इंफॉर्मेशन कि आपको डाइंग डिक्लेरेशन नोट करना है, करेक्ट, तो व्हाट ऑल थिंग्स यू विल सी, तो I told them कि I'll make sure that he is fit enough to give the evidence, to give the dying declaration, and whether he is saying the truth or not, is to be determined afterwards, but I will note. So one of the judges asked me कि क्या तुम सब कुछ लिखोगी कि जो तुमको लग रहा है सही, मतलब ट्रू है वो लिखोगे? सो आई टोल्ड देम कि मैं सब कुछ लिखूंगी, वो बाद में इंटरप्रेट होगा, बाद में इंटरप्रेट होगा, इसी टाइप के और क्वेश्चंस। सीपीसी में किस जॉनर से थे? सीपीसी में सर, सीपीसी में ऑर्डर के ही क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। सो यहाँ से की टेक अवे ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, हॉबी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, वाई हरियाणा, वाई जज, इससे थोड़ा सा सेटअप अपना आप हट रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चंस पे ज्यादा सवाल नहीं हो रहे हैं, लीगल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आपसे सवाल ज्यादा हो रहे हैं। दिस इज अ की टेक अवे। आई एम नॉट सेइंग कि वन इंटरव्यू कैन बी द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, बट दिस इज अ साइड ऑफ द स्टोरी दैट यू शुड कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग, ठीक है। अब आप मुझे फटाफट से बताइए अपनी एजुकेशन के बारे में, कितने साल आपने प्रिपरेशन की, कितने एग्जाम्स दिए, कब आप ग्रेजुएट हुए? So I did my BA LLB honors from Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, and I graduated in the year 2020. Thereafter, I sat for the CLAT PG exam, and again I did my LLM from Dr. Ram Manohar Lohia National Law University. Correct. Then after that, I sat for the entrance of the PhD. So I am currently pursuing my PhD from the same college. Okay. And since 2020, mid 2020, I started my preparation. And it has been roughly 4 years since I am preparing. जिसमें बीच में कोविड भी आ गया। Yes sir, yes sir, कोविड भी आया बीच में, मेरी भी हेल्थ थोड़ी खराब हुई, तो उसका भी 6 months का ब्रेक था, और यही सब एग्जाम्स भी मैंने बहुत, जैसे ये हरियाणा का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 2021 वाज लास्ट अटेम्प्ट जिसमें मैं एलिजिबल थी, बट आई डिड नॉट सिट फॉर द एग्जाम। और एमपी मैंने दिए हैं, बट हर बार मेरा प्री क्वालिफाई हो जाता था, बट मेंस मेरा ये पहला मेंस था जो क्लियर हुआ, और सीधे पहला ही इंटरव्यू क्लियर हो गया, पहले में ही जज बन गया, है ना। मेंस मैंने बहुत लिखे हैं, बट इंटरव्यू ये मेरा पहला था। हाँ, वो कहते हैं ना कि आपको पता नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे, इट्स ओनली इन द बैटलफील्ड यू रियलाइज व्हाट यू आर गुड एट। सो प्रोबेबली यू आर गुड एट इंटरव्यू, हैंडलिंग द इंटरव्यू, और प्रोबेबली मार्क्स मेंस में कुछ रह रहे थे, कम रह रहे थे, तो वो आपने कवर अप कर लिया। दैट कैन बी द स्टोरी।
तो अब फटाफट से हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि प्रीलिम्स निकालने के लिए आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, तो क्या ऐसी चीज़ है जो, मैं चलिए आपको 3 पॉइंटर्स देता हूँ कि 3 कौन सी ऐसी मोस्ट फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हर एक स्टूडेंट को इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अगर उसको एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है, इररिस्पेक्टिव हरियाणा किसी भी स्टेट में फॉर दैट मैटर। 3 ऐसी चीज़ें, आदतें हो सकती हैं, टाइम टेबल हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है, कुछ भी, whatever. एट द प्री स्टेज की ओवरऑल? No, at the pre first, then we'll move on to mains, then interview. Yeah. सर प्री के लिए तो सबसे पहले बेयर एक्ट्स, द रीसेंट केस लॉज Okay. एंड द लैंडमार्क केस लॉज। ठीक है, तो केस लॉज और इंडेक्स पे अपने को फोकस करना है। व्हाट अबाउट रिवीजन एंड प्रैक्टिस, उसको आप कैसे लेते हो? रिवीजन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन इसलिए भी हुआ क्योंकि लगातार मैंने एग्जाम्स लिखे हैं। Correct. मतलब लास्ट नवंबर मैंने बिहार मेंस दिया था, उसके बाद फिर दिल्ली प्री हुआ, फिर मैंने दिल्ली का मेंस दिया, फिर ऐसे लगातार एग्जाम्स आ रहे थे। तो वो जो रिवीजन, जो पावर ऑफ रिवीजन है, वो वर्क की मेरे फेवर में, क्योंकि इसके पहले तक जब एग्जाम्स होते हैं तो वी ऑल नो कि एग्जाम्स जो होते हैं उनके बीच में कोई सर्टेनिटी नहीं होती कब आ रहा है, और गैप भी बहुत होता है। बट अगर रिवीजन ईयर लॉन्ग चले तो सक्सेस बहुत इजीली मिल सकती है। करेक्ट। अच्छा, एक यहाँ पे आपने बोला ना एग्जाम कब आए, वहाँ से मुझे याद आया, देखिए क्योंकि आप यूपी से हैं, मैं भी यूपी से हूँ, ठीक है। अब यूपी के एग्ज़ाम को लेके बड़ी सारी चिंता रहती है कि कब आएगा, और बच्चे बहुत पेशेंस रखते हैं लेकिन वो डीमोटिवेट हो जाता है। Yes, तो अब आप ये बताइए, जो बच्चे यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उसको टारगेट कर रहे हैं, अगर वो कभी लो फील करते हैं, उनको लगता है कि यार एग्ज़ाम कब आएगा, तो उनके लिए क्या सजेशन, आइडिया या आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या था कि यार अगर एग्ज़ाम देर से भी आएगा तो अपन क्या कर सकते हैं जिससे अपन मोटिवेट रहें? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू योर फ्रेंड्स, थोड़ा मोटिवेटेड रहने के लिए। टॉक टू योर फैमिली। अगर नहीं मन लग रहा है तो 2-3 दिन का ब्रेक लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वापस से आना है। क्योंकि अगर कल भी नोटिफाई, मतलब वी हैव टू बी सो प्रिपेयर्ड कि अगर कल भी एग्जाम आ गया तो हमें तैयार रहना है। मतलब मैंने ये देखा है, मैं खुद ऐसा करती थी कि जब कोई चीज़ नोटिफाई हो तब उसके डायरेक्शन में मैं काम करने लगूं। बट अब मतलब फॉर द लास्ट 2 years मेरा ऐसा था कि पूरे टाइम पढ़ते रहना, इररिस्पेक्टिव की कब डेट है। और मोटिवेटेड तो ऐसे ही रहेंगे बस, वो बाद में सोच के कि कैसे पेरेंट्स फील करेंगे, कैसे हम फील करेंगे, वही एक चीज़ है। एग्जाम से याद आया कि जिस तरीके से आप भी यूपी से हैं, हम भी यूपी से हैं, यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो एक लंबे समय तक यूपी के एग्जाम का इंतजार ही करते रहते हैं, और वो मतलब उनका सिचुएशन ये है कब आएगा एग्जाम। तो आपके साथ भी ये सिचुएशन आती होगी, आपने हरियाणा दिया, एमपी दिया, डीजेस दिया, कारण शायद यही था कि यूपी का एग्जाम नहीं आ रहा था। तो आपका मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा जो बहुत टाइम से किसी भी एग्जाम का वेट कर रहे हैं और टू से यूपी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सर मेन सजेशन यही रहेगा कि आज या कल पेपर आना ही है। Correct. और अपियर भी होना है, हमें पास भी करना है, जज भी बनना है। तो उसके लिए तो कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। मतलब इस चीज़ का नहीं वेट करना पड़ेगा कि चलो ऐसा है, अब सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में शायद नोटिफाई हो, फिर उसके बाद मार्च तक आए, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा पढ़ते रहना है कि अगर नवंबर में भी आके दिसंबर में भी एग्जाम हो रहा है तो हमें सब आता है। मतलब हमको बस एक बार रिवाइज करनी है चीजें। करेक्ट। मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट्स अपनी क्लास में भी कि एक स्टूडेंट और एक सोल्जर, दो को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आप वॉर का वेट करोगे फिर अपनी तैयारी शुरू करोगे तो हार पक्की है। तो ये टेक अवे है। जज बनी हुई लड़की कह रही है, मेरी तो तुम लोग पता नहीं कितनी सुनते हो, अभी सुन लो, एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, डोंट वेट फॉर द एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा प्रीलिम्स एग्जाम की। तो पहला तो मेरा सवाल है कि प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि आपके बहुत सारे आपने प्रीलिम्स दिए और सारे ही प्रीलिम्स निकलते रहे, और फिर आपने मेंस भी दिए, मेंस भी कुछ निकले या नहीं निकले, बट प्रीलिम्स में यू आर थ्रू आउट क्लियर एनी एग्जाम दैट यू गिव। तो व्हाट वाज द फंडामेंटल थिंग, ऐसी क्या चीज आपने की जब आपको मतलब रियलाइजेशन हुआ कि ब्रो अब कोई भी प्रीलिम होगा तो वो निकलेगा ही निकलेगा? ये कैसे डिसाइड हुआ, मतलब ये क्या चीज थी जो बाकी लोग भी कर सकते हैं? सर सोर्सेज तो सेम ही होते हैं, बेयर एक्ट, केस लॉज और नए केस लॉज और लैंडमार्क केस लॉज। बट एक चीज जो लोग नहीं करते हैं या थोड़ा वैसे हो जाता है कि
मन नहीं लगता है या वो, तो उस चीज का यही है कि कंसिस्टेंसी ही रहनी है। मतलब मेरे ख्याल से तो बार बार रिवीजन हो और एमसीक्यूज लगाएं या कुछ पेपर पढ़ते रहें। अगर जीके आ रही है तो पेपर पढ़ते रहें, मतलब थ्रू आउट। ऐसा ना हो कि जब नोटिफाई हो तभी करें। तो थ्रू आउट प्री के लिए तो बैराक, केस लॉज और रिवीजन कंसिस्टेंट रहना है विद ऑल द थ्री थिंग्स। रिवीजन का भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिवीजन की भी कंसिस्टेंसी होनी हाँ, चाहिए। पढ़ाई की कंसिस्टेंसी साथ में रिवीजन की भी कंसिस्टेंसी, वेरी वैलिड पॉइंट, ध्यान रखिए आप सभी लोग। अब मुझे ये बताइए बहुत नॉर्मल तरीके से कि भाई ये जो जर्नी रही इसमें देयर माइट बी हार्ड डेज, देयर माइट बी द प्लेसेस जब रिजल्ट सही नहीं आया, देयर माइट बी चांसेस व्हेन यू माइट हैव थॉट कि अब इसको क्विट करते हैं, इट्स नॉट द बॉल गेम, कुछ और कर लेते हैं। आपने खुद को कैसे समझाया? एग्जैक्टली आपने क्या सोचा अपने दिमाग में, ये बच्चे जानना चाहेंगे। सर सबके ही हार्ड डेज होते हैं, मेरे भी बहुत रहे हैं, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता था और नहीं होता था तो लगता था, और 4 साल में कई बार ऐसा हुआ है जो नहीं हुआ है। बट एक दिन सैड हो लो, 2 दिन सैड हो लो, 3 दिन सैड हो लो, बट उसके बाद फिर यही सोचते थे कि बन गए तो क्या होगा। मतलब अगर थोड़ा लेट भी बने हाँ, तो भी बन तो गए, और पेरेंट्स की जो खुशी होगी चेहरे पे, जो हम सेटिस्फाइड होंगे विद द जॉब, प्लस हम एक एम लेके इस जर्नी में आए थे, तो अब वो कंप्लीट करना हमें ही है। तो वो दिन दिखता है कि जब हो जाएंगी चीजें तो कैसा होगा, कितनी बेहतर हो जाएगी जिंदगी। हाँ, बदल जाएगी वो। मतलब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से जिंदगी एकदम बदल जाएगी। तो सर वही एक कंसिस्टेंट थॉट थ्रू आउट द टाइम आता रहे, मतलब जाता भी रहता था। ऐसा नहीं है कि ये थॉट रहता था कि मैं रोज ही पढ़ रही हूँ। बहुत ही ऐसे दिन भी हुए हैं जिसमें एकदम ही नहीं मन करता था कि नहीं होगा, बट देन अगेन एक दिन अपने break आप को लेके इकट्ठा करना है। हाँ, हाँ, वापस से जो इतने इधर उधर पीसेस चले गए सबको बटोर के फिर से नए सिरे से शुरुआत करके। तो सर ये फिलोसफिकल हो रहा है ऐसा ना, जीना इसी का नाम है, इसके बाद ऐसे लाइन आ जाएगी। नहीं देखो यार, इस प्रिपरेशन का मुझे भी लगता है आइडिया यही है कि एट द एंड ऑफ द डे जितना आप खुद को संभाल सकें और बार बार लड़ सकें वही गेम है। नहीं बढ़िया, आपका ये इनसाइट तो बढ़िया था। अच्छा, आप मेंस के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए बच्चों को कि जैसे आपका शुरुआत में 1-2 मेंस नहीं निकल रहा था, फिर आपके मेंस निकलना शुरू हुए, तो हाउ डू यू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है कि इनिशियली मेंस में क्या प्रॉब्लम रही होगी, या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट को मेंस में आ सकते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए? सर बेसिकली नॉलेज सबके पास होती है, बात ये होता है स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं। और स्ट्रक्चर करना कैसे आता है? आंसर राइटिंग से आता है। और Correct. एग्जाम्स के पहले तो आंसर राइटिंग करना बहुत ही मैंडेटरी होता है, जो बच्चे नहीं करते हैं। हाँ. जो करना चाहिए, उन्हें लगता है कि आंसर राइटिंग करके उनका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो चीज आप पढ़ते हो रिवाइज करते हो वो जल्दी हो जाती है, बट वही चीज अगर लिखो तो उसमें Correct. समय लगता है। Correct. बट वही जो लिखते हैं उसी से चीजें बदलती हैं। हाँ, वही वही तो चीज है, तो कंटिन्यूअस। आंसर राइटिंग। अच्छा, और ऐसे वगैरह के लिए क्या करा था आपने? सर ऐसे के लिए मटेरियल ढूंढे थे ऑनलाइन, रीसेंट न्यूज़पेपर, इधर उधर से चीजें, मतलब कुछ भी ऐसे आती थी, कोई एक लाइन कहीं सुनी हो उसको लिख लिया कि कहीं इसको फिट कर देंगे, किसी ऐसे में तो काम आ जाएगी, कोई बहुत सुंदर सी लाइन ऐसे। तो ऐसे ही ऐसे हिंदी कैसे करी थी आप? इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होंगी, मतलब स्कूल में तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और कॉलेज में भी इंग्लिश रहा होगा, ये हिंदी एक बड़ा समस्या है किसी भी स्टेट के लिए, तो हाउ डिड यू टैकल दैट? सर हिंदी के लिए तो मैंने पढ़ा था इसमें, जैसे हरियाणा में गद्यांश और पद्यांश वगैरह आते हैं, तो 10th की और 11th की बुक ली थी मैंने, गाइड जो आती है जो सिर्फ हरियाणा में मिलती है, तो मैंने अपने फ्रेंड से मंगवाई थी वहां से। तो उसको मैंने पढ़ा था, प्लस किसी की गाइडेंस भी ली थी मैंने थोड़ी सी। तो वो सब चीजें थी, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया था कि लैंग्वेज वॉज दैट वन थिंग जो मुझे रोक रही थी। चाहे यूपी मेंस हो, चाहे वो लीगल ट्रांसलेशन का एमपी मेंस हो, तो लैंग्वेज हिंदी, बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में भी हिंदी, क्योंकि मेरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम रही है, तो मेरे लिए हिंदी से टच भी छूट गया था, क्योंकि एलएलबी भी इंग्लिश में ही थी, एलएलएम भी इंग्लिश में था। तो उसके लिए वो लैंग्वेज ही एक ऐसा बैरियर था जिसकी वजह से वो, और तो वो विद प्रैक्टिस ही आता है। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम नोटिफाई हो 10 दिन पहले मैं कोई बुक खरीद लूँ ट्रांसलेशन की और उसको वर्ड्स पढ़ लूं, तो ऐसे नहीं। वो कंसिस्टेंटली आधे घंटे 20 मिनट बस एक पन्ना लिख लो हिंदी में, लेकिन डेली लिखो। हाँ डेली लिखो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लैंग्वेज के लिए समय लगता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है और कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। कंटिन्यूअसली, हाँ, क्योंकि हिंदी में मन नहीं लगता है लोगों का, और जो इंग्लिश मीडियम होते हैं उनको
हिंदी में मन नहीं लगता और तो डर और लगता है। हाँ हिंदी जो मतलब दूसरे मीडियम के होते हो ना मतलब जो लैंग्वेज नहीं होती है आपकी ट्रेडिशनल, उसमें आपको डर लगता ही है। और बुक में भी ऐसा फोटो तो नहीं बना होता कि थोड़ा इंटरेस्ट आया, है ना, वो प्लेन होती है बहुत ज्यादा। बट अगर एक मतलब जैसे अगर 1 महीने कर लिया अच्छे से, उसके फिर बाद बात तो तो इंटरेस्ट आने लगता है, फिर उसके तो बाद एक तो हाँ। अकम्प्लिशमेंट आने लगता है ना, मैं जो चीज नहीं। हिंदी पेपर पढ़ती थी फिर, हाँ मतलब जैसे मम्मी पापा हिंदी पेपर पढ़ाते थे तो स्टार्टिंग में तो मैं एकदम ही अवॉइड डरते, करती थी, अवॉइड उस करते। पेपर छूती ही नहीं थी। हाँ। बट जब एक बार मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके बाद मैं एकदम मम्मी ये न्यूज़ पढ़ के सुनाओ, मैं एकदम हाँ ही ये होता ही है, हाँ अपन ढूंढ रहे हैं फिर हाँ बताए किसी को, हमें आती है हिंदी। तो ऐसा था। नहीं बिल्कुल ही इन्होंने जो बात कही है ना, दिस यू कैन लिव इट, मतलब इफ यू स्टार्ट वर्किंग, आप 1 महीने बाद देखोगे वही इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो मोर और लेस हमने प्रीलिम्स की बात कर ली, हमने मेंस की बात कर ली। इंटरव्यू की तैयारी में आपने क्या क्या किया था, क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट तैयारी के लिए आपने मतलब कोई ब्रैकेट बनाया था कि इंटरव्यू में क्या पढ़ के जाना है, या पूरा एक्सटेम्पोर रखा था? सर मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ने लगी थी क्योंकि करंट अफेयर्स के हाँ लिए। करंट अफेयर्स के लिए, और मैंने सारे सब्जेक्ट्स अपने रिवाइज कर लिए थे क्योंकि गैप था। मेरा इंटरव्यू थोड़ा देर में था, मतलब मुझे 10-15 दिन का 15-20 दिन का समय मिल गया था इनफैक्ट, तो मेरे पास समय था कि मैं एक एक सब्जेक्ट हर बार रिवाइज कर लूँ, क्योंकि इतनी बार रिवीजन पहले भी कर चुकी थी, तो रिवीजन करते करते फिर रिवीजन करना बहुत इजी हो जाता है एक टाइम बाद। तो वो चीज़ थी, रिवाइज किया था मैंने। और बाकी थोड़ा बहुत रीसेंट केस लॉज वगैरह, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो रीसेंट केसेस आ रहे थे, जैसे सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी, करेक्ट ऐसे करेक्ट। ये सारे, तो इन सब पे भी थोड़ा बहुत रीड करना, तो ये सब था। ऑल्दो कॉन्स्टी मेंस का सब्जेक्ट नहीं है हरियाणा के लिए, बट क्वेश्चंस आते हैं बट इंटरव्यू में। क्वेश्चंस हाँ वो 100%। किसी हाँ भी डायनामिक किधर से भी, इवन बिल के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जबकि इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं है, नहीं है। तो करेक्ट। वो तो थोड़ा मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट से कनेक्ट करके पूछ रहे होंगे, आप हाँ बता। हाँ हाँ हाँ, शायद, हाँ बट तो हाँ। इस टाइप की चीजें तो सब कुछ ही मतलब थोड़ा बहुत ऐसे टच टच करके चीजें की थी मैंने। हाँ तो वर्तिका जी, एक सवाल और, आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए नोट्स बनाए थे? यस सर, डेफिनेटली बिना नोट्स के आई डोंट थिंक कुछ इतना, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, बिना नोट्स के तो नहीं पॉसिबल। लॉस्ट हो जाता है। हाँ तो बस कोई मैं भी चाहता हूँ कि aspect। नोट्स की इंपॉर्टेंस आप स्टूडेंट्स को बताइए। मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, मेरी सुनते नहीं है लोग, ये तो कहता है सर बोल के चले गए, कल फिर बोलेंगे। आप बताइए, बिना नोट्स के एग्जाम निकल सकता है? फॉर मी एंड फॉर मेनी अदर्स जो मेरे जैसे हैं, हाँ। उनके लिए नहीं निकल एंड शी इज अ सकता, इंटेलिजेंट वन। हाँ ठीक है। उनके लिए नहीं निकल सकता है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप वीडियो देखते हो, आप बोलते हो टीचर से सर पीडीएफ दे दीजिए, सर शाम हो गई पीडीएफ नहीं आई अभी तक तो दे देनी चाहिए थी। बट ये सब चीजें, बट जब तक आप खुद नहीं नोट्स बनाते हो, एक तो अगर कोई भी चीज आपकी राइटिंग में होती है, वो आप जल्दी थोड़ा पिक्टोग्राफिकल मेमोरी भी बहुत करेक्ट। अच्छे से काम करती है ऐसी चीजों में। तो नोट्स तो किसी भी क्लास की, अगर कोई भी क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं या इवन ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो उसके नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वो चीजें आपको आंसर राइटिंग, वो स्पीड आपकी इंप्रूव हो सकती है, आपकी लैंग्वेज उससे इंप्रूव हो सकती है, आप कितनी जल्दी आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि एग्जाम भी जब आप देते हो तो आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 2.5 से 3 मिनट रहता है मेंस आंसर के लिए। तो यदि आपको अगर नहीं आता है कि कैसे आप उत्ते को आप समराइज करके, आपके दिमाग में 100 थॉट्स चल रहे हो, उसको आप समराइज करके कितना लिखो, तो वो सब चीजें नोट मेकिंग से ही आती है। करेक्ट। एक और छोटा सा सवाल, जब आप एग्जाम देने जाते थे, प्रीलिम्स दिया या मेंस दिया, या फॉर दैट मैटर इंटरव्यू, जब स्टेक्स बहुत हाई थे, उसे जस्ट पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ऐसा हो सकता है कि या तो वो बिल्कुल ब्लैंक था, या प्रेशर था, या कॉन्फिडेंस था। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ी लॉस सी हो गई थी बिफोर द रिजल्ट, मतलब उम्मीद थी। नहीं रिजल्ट नहीं, हाँ एग्जाम से पहले, मेंस के पहले या इंटरव्यू के पहले, जब आप बाहर वेटिंग एरिया में हो, तो दिमाग में क्या चलता है? मेंस जब आप देने जाते हो या प्रीलिम्स देने जाते हो, तो क्या बैगेज बहुत ज्यादा था, या कॉन्फिडेंट थे, या ब्लैंक थे? ये तीनों में से कौन सी चीज थी? सर, हर स्टेज पे अलग चीज थी। जैसे Okay. प्री के पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी, क्योंकि रिवीजन किया होता था। हाँ। इवन मेंस के पहले भी मैं कॉन्फिडेंट रहती थी कि कुछ भी बाहर का तो नहीं पूछेंगे, मतलब अगर मैंने पूरा कवर कर ली है कर लिया। चीजें, हाँ। तो कैसे मुझसे गलती हो जाएगी चीजों में। करेक्ट। बट इंटरव्यू में क्योंकि ऐसा बताया जाता है और ऐसा होता भी है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन, तो Correct. उसके लिए मैं नर्वस थी, बट कॉन्फिडेंस भी था मेरे अंदर, जो आई थिंक उनको दिखा होगा तभी। करेक्ट करेक्ट 100%। हाँ
तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड में समझना चाह रहा था, मतलब स्टूडेंट्स की जनरली। तो ठीक है, अब मेरा फाइनल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्लाइमैक्स वाला क्वेश्चन, अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो एक जर्नी, आप एक 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 मैसेज देना चाहते हो, कैसे वर्तिका मिश्रा जी की 35th रैंक हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में आई, तो आपको मतलब अगर पॉइंटर्स में देना हो या एक 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 मैसेज देना हो कि व्हाट इट टुक टू गेट दिस रैंक और गेट दिस स्टेटस और टू बी सेलेक्टेड एज अ जुडिशियल ऑफिसर इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक, तो व्हाट वाज दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल यू आर गिविंग एनी एग्जाम, कोई भी फील्ड का कोई भी एग्जाम हो, तो यू हैव टू बेयर दैट एटीट्यूड कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं निकलेगा, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो ये सारे हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम अपने लास्ट क्लाइमेक्स क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो वर्तिका मिश्रा लखनऊ, जैसे वो चकदे में बोलता है ना, तो वर्तिका मिश्रा लखनऊ हरियाणा सिविल जज 35th रैंक, व्हाट इट टेक्स टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर इन एनी स्टेट, एनी रैंक। रैंक और स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम को क्रैक करना इंपॉर्टेंट है। आपकी जर्नी को डिस्क्राइब करना हो तो फाइनल कमेंट आप क्या देंगे उस डिस्क्रिप्शन का? सर बेसिकली कई चीजें हैं, मतलब इट इज नॉट जस्ट वन थिंग जिसको मैं ऐसे Correct. ब्लैक एंड व्हाइट में बोल दूं कि यही चीज है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पूरी जर्नी में आपको ठीक रखनी है वो है आपका एटीट्यूड, कि होगा कैसे नहीं होगा। अगर मेरा हो सकता है, या आप देखते हो आपके किसी फ्रेंड का हो सकता है, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स का हो रहा है, तो आपको ये लगता होगा अगर उसका हो रहा है तो हम मेरा भी होगा किसी दिन। और मुझे भी थ्रू आउट द जर्नी में ये चीजें रही हैं कि मैं भी ये देखती थी कि अगर अगर उसका हो गया तो मुझ में क्या कमी है, क्यों मेरा नहीं हो सकता? नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो आग थी वही अंदर। वही वो आग थी, प्लस ये था कि कई सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े। ऐसा नहीं था कि बस एक दिन सो के उठी और एकदम से सब पूरी दुनिया बदल गई। मैं इतनी ज्यादा मूवीज की शौकीन थी कि मैंने, अब मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी है हॉल में। ये सब चीजें थी, बैड डेज भी थे, बट फिर अपने टीचर से बात कर लेना, जैसे सर मैंने आपसे बात की थी बीच में, तो ये सब चीजें अपने टीचर से कनेक्टेड रहो। वो जिस तरह की चीजें बता रहे हैं, वो जैसे देवर्षि सर अपने क्लास में बोलते भी है कि नोट्स बनाओ, पीडीएफ पे मत ध्यान दो। मैं नहीं देता ही नहीं। वो चीज मेरे जहन में बस गई थी। आप अगर मैं अभी भी, अब मैं लाई नहीं हूँ कॉपी, बट मैं आपको दिखाती खोल के, आपके सारे नोट्स ऐसे यूं लाइन बाय लाइन मैंने बना के रखे हैं। तो ये सब चीजें हैं, और फिर ये सोचना कि पेरेंट्स कैसे खुश होंगे, ये सब चीजें। और इतनी लंबी जर्नी थी, इतने सारे फेलियर्स थे कि थोड़ा हम्बल भी हो जाता है आदमी, इंसान देखता है कि क्या क्या गलतियां की हैं। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, या एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनिशियली व्हेन आई एंटर्ड द प्रेपरेशन स्टेज, सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा 1 या मैक्सिमम 2 साल में तो निकल ही जाएगा, आई विल बी डन विद इट। बट जब 2 साल के अंत हो गया और मेंस तक नहीं निकला था, तो बहुत डिफिकल्ट था इसको एक्सेप्ट करना कि दिस हैज एक्चुअली हैपेंड विद मी। तो बट मैं कंसिस्टेंट रही, मैंने आपसे कम्युनिकेट किया, मैंने अपनी नोट्स को और इम्प्रूव किया। उन्हीं नोट्स को जो मैंने डे 1 से बनाना शुरू की थी, उन्हीं में एक एक चीज ऐड करना। मैं क्या करती थी, मैं नोट्स जैसे इस पेज पे बनाए तो ऐसे 3-4 पेज के बाद एक पेज ब्लैंक रखती थी, क्योंकि आई वॉज वेरी श्योर कि कुछ तो आप दूसरी क्लास में कुछ तो अलग बताएंगे जो मैं ऐड कर सकती हूँ, बी एनी केस लॉ या कोई और इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉज, ये सब चीजें। तो ये सब भी था। एक कंप्लीट पिच, एक कंप्लीट रेसिपी है, मतलब इट्स नॉट ओनली वन थिंग दैट मैटर्स बट स्मॉल स्मॉल थिंग बहुत सारी दैट मेक यू अ जज। बताइए कैसा लगा आप लोग को? आप देख रहे हो ना, आप एक जज बंदी जो बनी है, अब इसकी बात तो मानोगे ना, समझोगे ना, दैट व्हाट इट टेक्स। और इनके पूरे इंटरव्यू में आप देखो तो वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट हैं जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए, और जब सारे होंगे तभी कोई बच्चा क्वालिफाई करेगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड and it was great. So this is what it takes to be a judicial officer. This is what a judicial officer is: the clarity of thoughts, the commitment towards work. ये तो और भी बहुत सारी चीज़ें बता रही थी। थोड़ा सा इंटरव्यू में इनका हो गया कि सर ये इंटरव्यू ऐसा हो रहा है, ये बता रही थी इनके फ्रेंड की शादी थी और इन्होंने नहीं अटेंड करी थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, मैंने नहीं अटेंड की, और मेरे 2-3 फ्रेंड्स, क्योंकि अब एज भी हो रही है तो Correct. सब फ्रेंड सर्कल में सबकी शादियां हो रही है, तो मैंने काफी चीजें मिस आउट की हैं जस्ट टू बी हियर
यस सो वही चीज़ आ जाती है ना, जैसे ये लखनऊ की थी, इनकी एजुकेशन सब कुछ लखनऊ में हुआ. शी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, लॉट ऑफ प्लेसेस टू गो, बट सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग. इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, एंड वी वर्कड फॉर द लॉन्ग टर्म प्लेजर ऑफ बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, एंड दिस इज व्हाट इट टेक्स to be a judicial officer in this country. So this is Vartika Mishra for you, her journey of being a judicial officer. Thank you so much everyone, and thank you Vartika. Thank you for the time. It was really nice, and I hope आपकी जो बातें थी वो लोगों तक पहुंचेंगी. और इस पॉडकास्ट का उद्देश्य ये है कि अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम देश भर में भी 100 स्टूडेंट्स को भी सेंसिटाइज कर पाए, और उसमें से अगर 2 बच्चे भी जज बन गए, तो हमारा ये पॉडकास्ट और आपके एफर्ट्स जो थे उनका एक सही क्या कहते हैं वो एक सही लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे. यस. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू.